Assalamu alaikum friends. Welcome to English Made Easy channel. Today I bring the topic tenses. Tenses made easy in my channel. It's a comprehensive guide for all of you people. First of all, I want to tell you the structure of a sentence. A simple structure of a sentence. क्या sentence का structure होता है? S plus V plus O. What is S plus V plus O? S stands for subject, V stands for verb, O stands for object. Yes. एक किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट इज द पर्सन हु इज डूइंग समथिंग, वर्ब is a work, and object is that thing which receives the work. जैसे उर्दू में हम ये कहते हैं कि सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब वो काम जो किया जा रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट इज जिस पर काम किया जा रहा है. तो ये तो था एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस. अब हम बात करते हैं टेंसेस की. टेंसेस मीन्स ज़माने. ज़माने मीन्स वक्त. वक्त तीन तरह का होता है. नंबर वन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट जो इस वक्त करंट टाइम है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं. एंड द पास्ट इज दैट हैड गॉन, जो गुजर चुका है. फ्यूचर, फ्यूचर उस टाइम को कहते हैं जो आने वाला है. अब हर ज़माने को मीन्स हर टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. Each time has 4 types, 4 partitions, okay? And the past has past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Similarly, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को, तो प्लीज़ अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको ऐसे ही मिलती रहें. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट. In this video, we will learn about present indefinite tense, past indefinite tense and future indefinite tense. Before we start the tenses, I want to tell you the uses of these 3 helping verbs: do, does and did. जब भी हम डू, डज या डिड का यूज़ करते हैं तो हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. जब भी हमने डू, डज या डिड का यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे. नाउ कम ऑन द टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट मीन्स दैट द करंट टाइम, इस वक्त जो काम हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट. अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं. इन डेली रूटीन. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेली रूटीन. व्हेन वी टेल आवर डेली रूटीन, अबाउट आवर डेली रूटीन, then we use daily routine, then we use present indefinite tense. I get up early in the morning, then I pray Fajr prayer, and then I get ready for the school or the office, and then I leave my home at 7 o'clock. देखिए, जब मैंने अभी अपनी रूटीन के बारे में बात की, मैंने अपनी रूटीन बताने की कोशिश की है, तो मैंने
कौन सा टेंस यूज़ किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एज यूजुअल जब भी आप अपनी रूटीन के बारे में बात कर रहे होंगे तो आप वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। And the second is universal truth. When we talking about universal truth, then we use present indefinite tense. For example, the sun rises in the east. It's a universal truth. In this sentence, I use present indefinite tense. The third one is timetable, schedule. When we talk about the schedule or the timetable, then we also use present indefinite tense. For example, the train departs 8 a.m. And the last one is instructions. इंस्ट्रक्शंस जब भी हम देते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इंसर्ट द टैब ए इनटू द टैब बी। In this sentence, we use present indefinite tense. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू फ़िक्रात में क्या पहचान होती है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह आता है। अब पॉजिटिव सेंटेंस में इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? फॉर्मेशन इसकी होगी सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। एस और ई एस किसके साथ यूज़ होगा? एस और ई एस इज़ यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का एडिशन करेंगे एंड द लास्ट में हम इसके क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। अब इसी को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? फॉर्मेशन क्या होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 means first form of verb plus object. Okay, where we use do or where we use does? We use does when we have singular subject and we have first form of verb plus s or es. जहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा करेंगे वहाँ पर हम नेगेटिव बनाते हुए डज का यूज़ करेंगे और हमारे पास सब्जेक्ट में क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारे पास। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? डू यूज़ करेंगे और वर्ब की फॉर्म के साथ कोई ई एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। ओके, अगर आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के इस एग्रीमेंट को मज़ीद समझना है डिटेल में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक सेंड कर दिया है। आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ वी विल मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट्स द फॉर्मेशन? जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे पहले उठाकर रख देते हैं। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस देन इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया है कि डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ यूज़ होगा। डू यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, यू, दे, वी और प्लूरल नेम, और डज किसके साथ यूज़ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। अगर आप मज़ीद इसके बारे में समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आप जाकर इसको डिटेल में समझ सकते हैं। Now we have example for the present indefinite tense. For example, she reads a book before bedtime. Now look at the sentence. She, it's a third person singular subject
and the verb has s at the end of verb. Yes, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब है ये. अब सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब में और बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब में भी डिफरेंस होता है. इसके लिए भी आपको आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसका दे दिया है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. ठीक है, डिस्क्राइब कर दिया है उसमें. इन दिस सेंटेंस नाउ we have overlook on the sentence. She is a subject, reads is a verb, a book is a helping verb, sorry, object. In this sentence we use before bedtime. Before is an adverb और bedtime ये टाइम को शो कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर बिफोर जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज शो कर रहा है. और अगर आप एडवर्ब के बारे में भी समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दे दिया है. यू कैन सर्च हियर एंड लर्न द एडवर्ब ऑफ टाइम और every kind of adverb from that video. Now move on. Next tense, past indefinite tense or past simple tense. Where we use past indefinite tense. Past means the time that had gone. वो टाइम जो गुजर चुका है, that is past. Indefinite tense means simple sentence है. And where it used, past indefinite tense is always used in stories. आपने जब भी कोई स्टोरी सुनी होगी या आपने पढ़ी होगी तो आपने ये नोटिस किया होगा, और अगर आपने नोटिस नहीं किया तो अब से आपने स्टोरीज़ को नोटिस करना है कि वो कौन से टेंस में राइट की गई हैं. ऑल द स्टोरीज हैज़ बीन रिटन इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. एक्शंस कंप्लीटेड इन पास्ट, वो काम जो पास्ट में हो चुके हैं उनके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाए जाते हैं. ओके, एंड द थर्ड वन इज़ पास्ट एक्सपीरियंसेस. हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो पास्ट में जो हमें हासिल हुए होते हैं वो तमाम हम किस में बता रहे होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. नाउ मूव ऑन. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है. उर्दू फ़िक़रात में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में बड़िए, छोटिए या अलिफ या था, थी, थे वगैरह का इस्तेमाल होता है. नाउ वी विल लर्न दी फॉर्मेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है. एक स्पेशलिटी जो पास्ट टेंस के पास मौजूद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पास, वो किसी भी 12 टेंसेस में किसी के पास भी मौजूद नहीं है. एंड दैट इज़ कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है. पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. और किसी भी सेंटेंस में और किसी भी टेंस में पास्ट के अलावा किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है. We use did as a helping verb in the past tense and did is used with all subjects. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दो ऐसे टेंस हैं कि जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हुए हम डू, डज या डिड यानी किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते. लेकिन जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ज़रूर करते हैं. हाउ वी मेक नेगेटिव सेंटेंस. फॉर द नेगेटिव सेंटेंस वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब डिड. सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अभी हमने पहले क्या याद किया था, इफ़ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था कि डू, डज एंड डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. ठीक है, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद दी डू, डज एंड डिड. अब यहाँ पर हमने डिड का यूज़ किया तो डिड का यूज़ करने के साथ साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है.
and at the end of object. For the interrogative sentence, as usual, we took the helping verb at first of the sentence. Did को हम पहले ले आएंगे and then subject plus verb की first form ही आएगी plus object plus question mark. अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार क्वेश्चन मार्क का क्यों बताती हूँ, जबकि आपको तो पता है कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है. लेकिन आप में से ऐसे बहुत से ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना हमेशा भूल जाते हैं. और ये बात बतानी मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट समझती हूँ कि क्वेश्चन मार्क के बगैर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता. Now look at the example of past simple tense or past indefinite tense. They watched a movie yesterday. They, it's a plural subject, and watched is a verb and it is second form of verb. Watched is a second form of verb. A movie is a object in this sentence, and the word yesterday is an adverb we use in this sentence. The second example is we did not study for the exam all night. In this sentence we use negative. How we can make negative sentence? The first one, we is a subject, then we use helping verb did के साथ हम क्या लगाएंगे, not लगाएंगे तो negative हो जाएगा. And the helping verb की कौन सी form आएगी, first form of verb. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों यूज की थी, बिकॉज वी यूज डिड हमने यहाँ पे यूज किया है, तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर द एग्जाम ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एंड ऑल नाइट इज यूज एज अ एडवर्ब. The third example of simple past tense, did she visit Paris last summer? It's a question, and we use did start of the sentence. Did she visit, did helping verb, she is a subject, then we use verb, first form of verb, and then object. Okay, now come on the next tense and the last tense, that is future indefinite tense. Before we start the future indefinite tense, फर्स्ट सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे देखें सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उस पर आपने क्लिक कर देना है और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर देना है ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहें. नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मीन्स जो आने वाला वक्त है उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को और सिंपल टेंस को. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन मेकिंग प्लान्स. जब हम प्लान्स बना रहे होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब नेक्स्ट मंडे. In this sentence, she makes a plan to start new job. The second use of future indefinite tense is predictions. Predictions means तवक्कुआत हैं कि शायद ये काम हो जाए. For example, I think it will rain later in the day. इन दिस सेंटेंस अब आपने ये देखा होगा कि इसमें प्रिडिक्शन दी गई है कि शायद कुछ देर बाद बारिश होगी. In this type of sentences we use future indefinite tense. And the third one is promises. जब भी हम किसी से कोई प्रॉमिस कर लेते हैं तो हम ये क्या कहते हैं कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल कॉल यू एज सुन एज पॉसिबल, कि मैं तुम्हें कॉल ज़रूर करूँगा जैसे ही मुझसे पॉसिबल हो सका या जैसे ही मुमकिन हो सका. नाउ वी विल टॉक अबाउट
उर्दू फ़िक़रात में इनकी क्या पहचान है? तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में गा है, गी है, गे हैं वगैरह आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में हम ये कह लेते हैं कि मैं स्कूल जाऊँगा, मैं ऑफ़िस जाऊँगा, मैं घर वापस आऊँगा। जब आप गा, गी, गे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब के बारे में स्टडी करते हैं, शैल एंड विल। शैल इज यूज्ड विद आई और वी। किस सब्जेक्ट के साथ हम शैल को यूज करेंगे? आई और वी। एंड विल इज यूज्ड विद रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। जितने भी नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट्स रह जाते हैं वो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम विल यूज करेंगे। ओनली टू सब्जेक्ट के साथ हम शैल यूज करते हैं, बाकी तमाम के साथ विल यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं ज़रा इसका पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है इसकी? सब्जेक्ट प्लस सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। नेगेटिव बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना होता है, तो विल और शैल के बाद हम नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। फॉर मेकिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी पुट द विल और शैल इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। जब हम विल और शैल को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, then it will be a interrogative sentence. Now taking an example for the future indefinite tense, she will go to her cousin's home tomorrow. She is a subject and will is a helping verb. अब यहाँ पे देखें आई और वी नहीं है। अगर आई या वी होता तो हम उसके साथ शैल यूज करते, बट यहाँ पर क्या है, शी यूज हो रहा है। शी सब्जेक्ट के साथ हम विल को यूज करते हैं, विल हेल्पिंग वर्ब को। एंड आफ्टर दैट गो इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। And the second example of future indefinite tense is I shall reach on time. I अगेन सब्जेक्ट देखें कि सब्जेक्ट के साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है? शैल। हमने कौन सा यूज किया है? शैल हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। आई शैल रीच, रीच इज अ वर्ब एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है, ऑन टाइम। To conclude our video, simple present tense help us to express habits, routine, general truths, and scheduled event in present time. To wrap up, simple past tense is an essential tool for sharing past experiences and describing completed actions. To conclude the simple future tense talk about events that are yet to happen, allowing us to make predictions, share intentions, and discuss future plans. Thank you for your attention. You can leave your questions in the comment box. I will read it and write the answers. और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आपके आंसर्स रिप्लाई करूँगी. If you have any suggestion according to my video, then also tell me. Please don't forget to like, share and subscribe my channel and don't forget to press bell icon button ताकि आपको मेरी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.